Yes, we are live now. Hello friends. This is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज हम हिंदी पेडागोजी करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी सबसे आसान है स्कोर करने में, है ना। पैसेज में आपके नंबर फिर भी थोड़े बहुत कट जाते हैं कई बार, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि आप कितना भी अच्छी प्रैक्टिस करें पूरे नंबर पैसेज में ला पाना संभव नहीं है। लेकिन पेडागोजी जो 15-15 नंबर की आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, उसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। और मुश्किल से 8-10 टॉपिक हैं, मुश्किल से। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है लेट्स लर्न पे, अगर आप वो सेशंस भी देख लेते हैं, सिर्फ जो प्लेलिस्ट हैं उसमें हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी के सारे चैप्टर्स हैं, फ्री हैं एकदम। यूट्यूब पे लेट्स लर्न पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी प्लेलिस्ट बाय हिमांशी सिंह भी सर्च करेंगे गूगल पर, यूट्यूब पर, तब भी आपको वो सेशंस मिल जाएंगे। तो 10-12 चैप्टर होंगे मुश्किल से, या 8-10 चैप्टर भी हो सकते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आपके 15-15 नंबर स्कोर होने लग जाएंगे पेडागोजी में। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब आपने सीडी भी पढ़ी है तो अलग से जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें हिंदी और पेडागोजी का, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी का। पढ़ना चाहिए हालांकि, बट अगर नहीं भी पढ़ना है तब भी आपको आज ये समझ में आएगा कि बहुत ही ईजी है। वही फंडे हिंदी पेडागोजी में अप्लाई होंगे, वही इंग्लिश में होंगे, वही पंजाबी या कोई भी अगर लैंग्वेज है, संस्कृत, जो भी आपके पास लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ 30th क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। 16 दिसंबर से शुरू हुए थे आपके एग्जाम्स, और इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस आपके करते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो एक बार आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, और आप पोल में जवाब देंगे तो आपकी बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम की जैसी प्रैक्टिस साथ में होती रहेगी, ठीक है ना। मैम प्रैक्टिस गलत हो रही है बहुत। मनीषा, शुरुआत में गलतियां होना स्वाभाविक है ना, उन गलतियों से सीखना है। और वो जो प्लेलिस्ट है या मैराथन है हिंदी की पूरे 5 सब्जेक्ट्स के अलग अलग लेट्स लर्न पे, वो जरूर देखिए, उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और शुरू करेंगे। आउट ऑफ 30 कितने आप स्कोर कर पाते हैं वो देखिएगा, और प्रॉपर समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। ये सेशन 1 है हिंदी पेडागोजी का, हिंदी शिक्षण शास्त्र का सेशन। होपफुली आपको पसंद आएगा, हेल्प तो करेगा फॉर श्योर, 100% लिख के लीजिएगा। तो इसका जो पीडीएफ है और ये मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी आप ये क्वेश्चंस करियर लैब पे डाउनलोड वो कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री, जो ये क्वेश्चंस हैं, और ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हम हिंदी कर रहे हैं, इसी तरह से हम अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी करेंगे। पढ़िएगा, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। देखिएगा, आसान बनाया जाता है चीजों को, और हम बनाएंगे आज, आपको एक एक क्वेश्चन इजी लगेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये कहता है एक भाषा शिक्षिका यानी एक लैंग्वेज टीचर अपनी कक्षा की शुरुआत, आपने लैंग्वेज 1 ली हो, हिंदी 2 ली हो, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, है ना, सिलेबस सेम है। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः यानी जनरली सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, भैया ये सर्टेन सिचुएशंस हैं, कोई कहानी है, कोई प्रश्न पूछना है, कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके, अपने अनुभव साझा करके, उस चीज के आसपास की, उस चीज के संबंध में, यानी उस चीज मतलब जो भी वो स्टोरी सुनाने वाली हैं, कोई भी चैप्टर शुरू करने वाली हैं, कोई भी पाठ जो हो वो पढ़ाने वाली हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ निश्चित परिस्थितियां देती हैं, कुछ प्रश्न पूछती हैं, अपने अनुभव शेयर करती हैं। इससे क्या होगा, इसको हम पूर्व ज्ञान को जांचना कहते हैं, या बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना कहते हैं। यानी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो ओल्ड नॉलेज है, जो बच्चा जानता है, जो वो लेके आया है अपने घर से, उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं नए चैप्टर को। ये पढ़ाने का बेस्ट तरीका होता है ना। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जैसी चीज आपने लेसन प्लान, पाठ योजना कभी बनाई होगी तो आपको याद होगा। तो पठन पूर्व के कार्य हैं, ये पठन के दौरान के कार्य हैं, निरंतर चलने वाले कार्य हैं, या पठन पश्चात के कार्य हैं। मतलब भाई कक्षा की शुरुआत में ही पढ़ लीजिए, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः है कुछ निश्चित परिस्थितियां, प्रश्न या अनुभव के द्वारा कर रही हैं। मतलब शुरुआत भी नहीं हुई है अभी, पठन पूर्व के कार्य हैं, वो पाठ आप पढ़ने वाले हैं, है ना, वो पाठ आप पढ़ने वाले, लेसन अभी स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले ये कुछ सवाल हैं जो, या ऐसी कुछ भूमिका बनाना है, रेडी कर रहे हैं। अगर थॉर्नडाइक के नियम को देखें हम, लॉ ऑफ रेडीनेस को, तो ये तत्परता का सिद्धांत पे कहीं ना कहीं बेस्ड है ये क्वेश्चन, कि पहले बच्चों को तैयार तो महसूस कराएं, है ना। तो अगर बच्चा तैयार होगा, नहीं तो फिर वही होगा कि आप घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हैं, पानी के पास तक ले जा सकते हैं, पिला नहीं पाएंगे। तो ये जरूरी है कि बच्चा तैयार हो। तो ये पठन पूर्व के कार्य हैं, एक्टिविटीज बिफोर रीडिंग है। इतनी बात क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान से सवाल हैं। थोड़े थोड़े आप अगर इनको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस भी देख लेंगे, तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर दिवाली की साफ सफाई में मम्मी ने नौकरानी बना दिया है। कुमारी अगर मम्मी देख रही होंगी ना कंचन, ये तो आज बना देंगे, अब तक बनाया हो ना बनाया हो। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें पठन के दौरान के कार्य,
भाई पठन के दौरान तो जब रीडिंग चल रही होगी, ड्यूरिंग रीडिंग अभी तो शुरू ही नहीं हुई है रीडिंग, ठीक। निरंतर चलने वाले कार्य हैं, अभी कहां कुछ चला है, अभी तो शुरुआत है। पश्चात मतलब ये तो आफ्टर रीडिंग हो गया, होमवर्क टाइप, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो पठन पूर्व के कार्य, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप पोल देंगे। ये आप पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सबके लिए काम की चीज है, ठीक। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सा एक ऑप्शन है जो बेस्ट है यदि आप प्राइमरी लेवल पर पठन योग्यता का आकलन कर रहे हैं, यानी असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि बच्चों की रीडिंग एबिलिटी कैसी है प्राइमरी लेवल पर। ज्यादा अंतर नहीं आता, यहां प्राइमरी नहीं भी लिखा होता तब भी आंसर यही होता, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन कि बच्चों की रीडिंग एबिलिटी कितनी है, कैसी है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में बदल के दे देगा, दैट्स इट। इसलिए मैं ट्रांसलेट करके डिस्कस करती हूं कि आपके सामने यही क्वेश्चन जब इंग्लिश में आए, क्योंकि सिलेबस अलग नहीं है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी का सब सेम है, यानी लैंग्वेज पेडागोजी का। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन, वर्णमाला की पहचान करके, ये क्वेश्चन कितनी बार, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। ये हर बार, लगभग हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है ना। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक। वर्णमाला की पहचान करना, मे बी विराम चिन्हों का ज्ञान कि कहां कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, पाठ को समझना या पठन में प्रवाह। एक बात बताइए, आप पठन योग्यता का आकलन कर रहे हैं, देखना इसमें गलती की होगी ज्यादातर लोगों ने, पोल दिखाओ कितने लोगों ने कौन सा आंसर किया है। चलो बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन कह रहे हैं 56% लोग, मतलब सबका जवाब गलत है। सही का कितना है दिखाना जरा। चलिए भगवान की दुआ से 32% लोग हैं जिनका उत्तर सही है, बाकी सब जो हैं वो 68% लोग गलत आंसर दे रहे हैं। और ये हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन और हमेशा गलती करते हैं आप हर साल इसमें। वर्णमाला की पहचान, मान लीजिए मुझे वर्णमाला की पहचान है कि अ कौन सा है, क कौन सा है, सब पहचान है, पढ़ के समझना नहीं आता, पॉइंटलेस हो गई रीडिंग, है ना। तो वर्णमाला की पहचान नहीं चलेगा। विराम चिन्हों की पहचान है और समझ में अर्थ आता नहीं है, फिर मैं क्या बन जाऊंगी, चतुर रामलिंगम बन जाऊंगी, 3 इडियट वाली, कि मेरा ध्यान समझने पे नहीं है, अर्थ निर्माण पे फोकस नहीं है, मुझे समझ में कुछ आया नहीं लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ दिया। तो पाठ को समझना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको अर्थ निर्माण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हर साल इसी को घुमा करके अर्थ निर्माण पूछा करता था, लेकिन आपको घुमा दिया आंसर ने। सिर्फ 32% लोग सही उत्तर दे पाए। अर्थ निर्माण, पाठ को समझना, पठन में प्रवाह, आप बहुत फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, प्रवाह से पढ़ते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, तो ऐसे बच्चे को रट्टू तोता कहेंगे, ठीक ना। तो प्राथमिक स्तर पर हो चाहे कोई भी स्तर हो, यहां पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी आप जांचना चाहते हैं कि बच्चे में रीडिंग एबिलिटी है कि नहीं है, तो उस केस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले यह जांचेंगे कि पाठ को समझना, बच्चा पाठ को पढ़ के समझ पाता है कि नहीं, अर्थ निर्माण, मीनिंग मेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आता है एज इट इज, मीनिंग मेकिंग हो रही है कि नहीं है। अर्थ निर्माण अगर नहीं कर पाएगा तो कितनी भी प्रवाह से पढ़े, कितनी भी अच्छे ढंग से कॉमा की और फुल स्टॉप की जानकारी हो, कितनी भी बढ़िया वर्णमाला के रट्टे लगाए हो, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी बात पे आप करेंगे खुश होकर के लाइक शेयर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि ये फ्री के नंबर है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी या लैंग्वेज पेडागोजी के, बहुत आसान है। अगर आपने सीडी भी पढ़ी हुई है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, चुटकियों में उड़ा जाएंगे क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में, यानी जब आप कम्युनिकेशनल लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं, है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश में भी सेम रहता है, CLT कहते हैं इसको, याद होगा आपको इंग्लिश पेडागोजी के अगर आपने एक भी चैप्टर पढ़ा है, CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें बच्चे को कम्युनिकेशन करना आ जाए, में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। किस बात पे ध्यान दिया जाता है, बताइए बताइए बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पे, जो कि बात गलत नहीं है कि बच्चा नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। ठीक लग रही है बात, अभी के लिए मार्क कर लेते हैं। बी ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के रूप पर केंद्रित होकर के। लक्ष्य भाषा होती है टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश में इसको कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, मतलब जिस भाषा को आप स्कूल में सिखाना चाहते हैं। आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। आपकी मदर टंग मातृभाषा क्या है, हो सकता है हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कुछ और हो। तो लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होना ये नहीं होता। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में आपका फोकस रहता है बच्चा कम्युनिकेट करे, ये नहीं है कि आपकी भाषा में कम्युनिकेट करे या जिस भाषा में आप चाह रहे हैं उसमें कम्युनिकेट करे, वो पहले अपने आप को व्यक्त तो करे, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों, ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड में, जिसको आई थिंक
हिंदी में डायरेक्ट को जो भी कहेंगे एक बार लिख के बताना मेरे को। डायरेक्ट मेथड वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी। तो वो डायरेक्ट मेथड में होती है आपकी ये टारगेट लैंग्वेज की, कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो आप इंग्लिश ही बोलेंगे। वो है शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर। यह बात भी सही है कि बच्चों को एटलीस्ट वो बेसिक कम्युनिकेटिव एबिलिटी तो हो उनमें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जरूरी है। ठीक है ना, क्लियर है बात। फिर आता है डी ऑप्शन, अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। उच्चारण पे फोकस नहीं है यहां, कम्युनिकेट करने पे फोकस है। उच्चारण थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे दो ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। ऐसा पेडागोजी में होता है टाइम्स के जब सही लगते हो। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं उसको, बिल्कुल आकांक्षा सही बता रहे हो आप, डायरेक्ट मेथड को। तो ये तो प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है, इसको तो हटा दिया हमने सीन से। अब हमारे पास या तो सी है या तो ए है। तो संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा कि बच्चे को सहज वक्ता के रूप में एनकरेज किया जाए, बात ठीक है। शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर। ऑप्शन सी को आपके सीबीएसई ने सही माना है, हालांकि ए गलत नहीं था, है ना। कोई व्यक्ति अगर आपको एक ही गलत बात कहे कि ए गलत है, गलत नहीं है ए, बट क्योंकि बोर्ड ने आंसर सी कंसिडर किया है इसलिए सी सही है। सी भी गलत नहीं था, ए भी गलत नहीं था यहां, क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट कर पाए सहज रूप से अपने आप को, इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बट यहां पे ये बात कर रहे हैं कि जब हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं तो हम बच्चे को दक्ष बनाएं कि एटलीस्ट वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इसको एनकरेज तो तब करोगे ना जब उसके अंदर वो दक्षता हो। तो इसलिए ज्यादा बेटर ऑप्शन सी को मान लिया, अदरवाइज ए गलत नहीं था बट इसके सामने वीक हो गया। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। यह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है उसे डैश कहते हैं। बताइएगा फटाफट से, कौन सी विधि की बात हो रही है जो शारीरिक शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है। यानी शारीरिक क्रिया करके आप भाषा सिखा रहे हैं कि इतना बड़ा भेड़िया था, है ना, या ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बना के दिखा रहे हैं आप हाथों से या व्हाटएवर इट इज। मछली जल की रानी है तो आप मछली बन के दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये कहलाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन सेम रहता है, टीपीआर बोलते हैं इंग्लिश पेडागोजी में इसको, और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, है ना। होपफुली आपने आंसर सही दिया होगा, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। यानी शारीरिक क्रियाओं के थ्रू, जब आप मछली की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मछली जल की रानी है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी, आप कह रहे हैं बच्चों को मेरे पीछे रिपीट करो वैसी ही फिजिकल एक्टिविटी जो मैं करा रही हूं, कोई कविता या कोई पाठ पढ़ाते हुए, तो इसको पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। कार्य आधारित भाषा अधिगम, ऐसा नहीं है कि कोई वर्क बेस्ड है, कोई सहयोगात्मक संप्रेषणात्मक, नथिंग, शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इस सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है, जैसे पूछ लिया हो कि प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं, वैसा क्वेश्चन था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए। बुनियादी साक्षरता, जो बेसिक लिटरेसी की हम बात करते हैं, एवं संख्या ज्ञान, जो आपका नंबर नॉलेज है एक तरह की, कि पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं। मतलब जब आप बेसिक लिटरेसी की बात कर रहे हैं या न्यूमरेसी स्किल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट क्या है, शर्त क्या है, बताइएगा। फटाफट से बताइए, और जो लोग लाइक शेयर करना भूल गए हैं वो भी लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के। अरे संजीर, ये तो सीटेट नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा, नहीं तो अब तक तो हम धुआं कर देते, मतलब इतना कुछ सीख लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, क्योंकि हर साल इतना करा चुकी हूं मैं, तो मैं रुकी हुई थी इस बार कि ठीक है यार अब आने दो पेपर तब करेंगे। बट थोड़ा थोड़ा अब अगर जल्दी आ गया नोटिफिकेशन तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। देखिएगा, अगर हम बात करें बुनियादी साक्षरता की, तो इसमें पता नहीं आप लोग कौन सा आंसर सही मान रहे हैं, बट सुनना, बोलना एवं अंक गणित, सीधा अंक गणित की बात नहीं हो रही, बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, जोड़ घटाना, कुछ बातों में आप बेसिक कैलकुलेशन सीख जाएं, सीधा अंक गणित नहीं। पढ़ना, लिखना एवं अंकों के साथ मूल क्रियाएं, जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, के पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, साथ में थोड़ी बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आपकी आ गई। कैसे भैया, ये 5 पेन थे, 4 पेन थे, इसमें से 2 मैंने किसी को दे दिए, कितने बचे। तो भाषा भी सीख रहे हैं आप और गणित भी सीख रहे हैं, इसको हम बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहां सही है, पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, बेसिक एक्टिविटीज। लिखना, पढ़ना और पर्यावरण अध्ययन नहीं, बात हो रही थी संख्या ज्ञान की, पर्यावरण कहां से आ गया। अंकों के साथ खेलना, खेलने पे बात नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास बी है, तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मिलेंगे यार, नोट्स भी मिलेंगे। कैसे होगा धुआं धुआं, मेटाफोरिकली समझते हो चीजें, लिटरली नहीं, लिटरली यहाँ धुआं धुआं नहीं करेंगे हम, मेटाफोरिकली करेंगे, है ना। ये सांकेतिक है ये बात, इसको लिटरल नहीं लेना है। हम पर्यावरण को बचाने पे फोकस कर रहे हैं और आप यहाँ धुआं धुआं कराने पे फोकस कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं अब तक, और एक सेशंस बढ़ जाते हैं आपके, और पता नहीं क्या क्या हम अब तक कर देते हैं। ठीक, बताइएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए, यानी आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं किसमें, ग्रामर सीखने में। ठीक, हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी जब आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को व्याकरण सिखा रहे हैं, तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा, सबसे बेहतर माना जाएगा, बताइएगा फटाफट से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई भी काम अगर आप ग्रामर क्या किसी भी चीज को सिखा रहे हैं, व्याकरण छोड़िए, तो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, बात तो ठीक लग रही है। वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे रूल्स पे फोकस है, जानकारी पे फोकस थोड़ी, सूचनाएं तो बहुत सारी अवेलेबल है दुनिया में। फिर आता है सी ऑप्शन, वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। भैया अध्यापक के दृष्टिकोण से, अध्यापक के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर आता है डी ऑप्शन, उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या बुरा हो जाएगा अगर समाज के लिए उपयोगी होगा तो? नहीं, एक ही उत्तर सही है, वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसमें साथ में बच्चा क्या सीख जाए, व्याकरण भी सीख जाए। ठीक है ना। तो संदर्भ में व्याकरण सिखाने पे हमारा फोकस रहता है, रटवाने पे नहीं। कि आपने कोई कहानी सिखाई, सुनाई, पढ़ाई और उसी में से कुछ कुछ व्याकरण की चीजें सीख ली। मान लीजिए आप कोई कहानी सुना रहे थे, उसमें बता दिया आपने कि ये जो बच्ची थी ऋचा, मान लीजिए, तो ये ऋचा क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तो आपने संदर्भ में व्याकरण को सिखा दिया, अलग से रूल्स, अलग से नियमों को रटवाया नहीं। इसी को अर्थपूर्ण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, नॉट पूछा है। व्याकरण अनुवाद विधि में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी कहते हैं इसको, जीटी रोड नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें आप दूसरी भाषा को ट्रांसलेट करके सीखते हैं, अनुवाद करके सीखते हैं। यानी जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप रूल्स के थ्रू सीख रहे हैं, ग्रामर के थ्रू सीख रहे हैं, टेंसेस के थ्रू सीख रहे हैं, और उनको भी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये व्याकरण अनुवाद विधि है, जो आपकी मातृभाषा में सिखाया जाता है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना। हाँ, इसमें मातृभाषा पे फोकस होता है क्योंकि ट्रांसलेट किया जाता है व्याकरण को आपकी भाषा में। व्याकरण को महत्व देना, हाँ व्याकरण को महत्व दिया जाता है, तभी तो नाम है इसका ग्रामर ट्रांसलेशन या व्याकरण अनुवाद। फिर आता है सी ऑप्शन, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। यानी जो विद्यार्थी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना। ये नहीं होता ग्रामर ट्रांसलेशन में, कम्युनिकेशन पे तो फोकस ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं और आप, या अगर हम देखें यूपी बोर्ड के बहुत सारे विद्यार्थी, या इंडिया में भी जहां पे ग्रामर खूब पढ़ाई जाती है, तो उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स का सारा पता है, ऐसे अच्छा लिख देंगे। लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करने को कहेंगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि व्याकरण में अनुवाद के द्वारा पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस नहीं कराई गई लैंग्वेज की। तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में संवर्धन नहीं होता ग्रामर ट्रांसलेशन विधि के द्वारा। ये इसका एक ड्रॉबैक है, नहीं के बारे में यही सही है। डी ऑप्शन है, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। यानी बच्चा फ्लुएंटली लैंग्वेज को यूज कर पाए, योग्य तो वो बन जाएगा, बस संप्रेषण पे फोकस नहीं है, क्योंकि वो यूज कर पाएगा। यूज किस में करेगा? ऐसे राइटिंग में कर सकता है, रूल्स को समझने में कर सकता है, रीडिंग में कर सकता है, रीडिंग इससे अच्छी होती है। लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, जो कि सी ऑप्शन में कहा है, और जो नहीं होता वही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अगर आप एक सेशन भी अच्छे से समझ लेते हैं ना, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। कोई कह रहा दीदी हंसो ना, हाँ अभिषेक, यहाँ चुटकुले का आलम बनाया हुआ हमने, है ना। आज पहली बार हम आपका हिंदी का क्लास कर रहे हैं। मुस्कान बहुत बढ़िया, हाँ इस साल शायद ये पहली क्लास है हिंदी की, है ना। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत है। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो मजे लिए हैं, बस अभी आपको पता लगेगा, आप जवाब दीजिए, है ना, बताइएगा फटाफट से। आधे लोग लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं अंजलि, कोई बात नहीं है, ये हम आउट ऑफ लव करते हैं आप लोगों के लिए ये जो सेशंस हैं। अदरवाइज ये सेशंस नहीं भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। CDP इनफ आपको पढ़ा दी गई है। देखिएगा
ये आउट ऑफ लव है। जिसको अच्छा लगे वो लाइक करे, जिसको अच्छा ना लगे वो बिल्कुल ना करे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो, यानी लैंग्वेज क्लासरूम में जो एक अच्छी कंटेंट बुक है वो कल्चरली बर्डनसम होनी चाहिए, यानी कल्चर एक बर्डन की तरह देखा जाना चाहिए उसमें। तो ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है और नहीं ही पूछा था। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए, यानी कि एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है, एक अच्छी जो टेक्स्ट बुक है उसमें व्याकरण भर भर के होना चाहिए। जबकि हम बात करते हैं संदर्भ में व्याकरण सिखाने की, है ना, संदर्भ में व्याकरण सिखाने की। ऐसा नहीं है कि व्याकरण के रूल्स नहीं भर भर के होने चाहिए, ये बात भी गलत है। सी ऑप्शन है भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर होनी चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे कोई पूछे व्याकरण कैसे पढ़ाना है, आप कहेंगे प्रासंगिक या संदर्भ में पढ़ाना है। जब आप कोई कहानी या कोई कविता सिखा रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ कुछ आप व्याकरण की चीजें सिखा सकते हैं, अलग से रटवाने की जरूरत नहीं होती। ये आजकल का परिप्रेक्ष्य है और इंटरेस्टिंग भी हो। तो ये तो यस वाली बात हो गई कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा क्या है, नो, क्या नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है, एक अच्छा पाठ्य सामग्री वह है, एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो, यानी लेंदी हो, बच्चा बोर हो जाए, दब जाए उस पाठ्य सामग्री के नीचे, इतनी भारी होनी चाहिए बच्चे के वजन से ज्यादा नहीं, ये भी खराब है। तो तीन चीजें इसमें ऐसी हैं जो गलत हैं, एक चीज है जो सही है। हमसे पूछा था क्या सही नहीं है, तो तीन चीजें हैं जो सही नहीं है, मतलब तीन आंसर होने चाहिए इस उत्तर के। सीबीएसई ने कहा हाँ चलो ऐश करो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों सही हैं। तो अगर आपने पेपर में फर्स्ट सेकंड फोर्थ में से कोई भी एक लगाया होता तो एक नंबर आपको मिल जाता। तो ऐसी गलतियां बोर्ड भी करते हैं जो एग्जाम ले रहे हैं, मतलब कि आपके सर में दर्द हो जाए, वहां आप सोचो अरे ये तो एक ही ऑप्शन है जो नहीं के बारे में, कहीं ये क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, है ना, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे तीनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। सी ऑप्शन जो है वो ऑपोजिट था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें हम एक्टिविटी बिफोर रीडिंग की ही बात कर रहे थे कि टीचर जो है अपने अनुभवों से जोड़े, कुछ कहानी किस्से सुनाए, पूर्व ज्ञान का बारे में जाने बच्चे के, ये सारी बातें हो रही थी। तो कौन सा विकल्प बच्चे की पूर्व ज्ञान को जानने के बारे में सहायक है। पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अगर ट्रांसलेशन कर देंगे तो इससे पूर्व ज्ञान का कोई संदर्भ, कोई संबंध नहीं है, जस्ट ट्रांसलेशन कर दिया, इसमें प्रीवियस नॉलेज कहां टेस्ट हुई, कोई टेस्ट नहीं हुई। बी ऑप्शन है अनुमान लगाने का कार्य। ये बात सही है कि जब आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, जब आप पढ़ाने से पहले कुछ कुछ चीजें टेस्ट कर रहे हैं या अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, कोई गतिविधि करा रहे हैं, तो बच्चा अनुमान लगाएगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। भाई आप जब पढ़ाने जाते थे, याद होगा आपको, मुझे याद है टीचिंग ट्रेनिंग में अपनी, तो पहले हम क्या पूछते थे, कुछ कुछ आसपास के सवाल पूछते हैं पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कि अच्छा बच्चों आपने बादल देखे हैं, तो अच्छा फिर घुमा फिरा के हम लाएंगे कि आज हम बारिश को समझेंगे, है ना। वैसे ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं है, तो अनुमान लगाने का कार्य आप करते हैं, ये बात सही है पढ़ने से पहले। शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, भैया कॉन्क्लूजन तो लास्ट में निकालोगे, पहले पता तो हो कहानी क्या है, कॉन्क्लूजन तो तब निकालेंगे, कॉन्क्लूजन तो ब्रेकअप के बाद निकालते हैं, पहले कैसे निकालोगे। ठीक, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, यानी आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ाने लग जाओगे, चैप्टर पढ़ाया नहीं है पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ाओगे तो बच्चे तो डर के भाग जाएंगे, पहले ही वर्ड मीनिंग रटवाने लग गए। नहीं, अनुमान लगाने का कार्य, यानी आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं, पठन पूर्व गतिविधि से आपको प्रिडिक्शन दिमाग में आ जाती है, अनुमान लगाने लगते हैं कि हो सकता है आज मैम ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि आपने 2-4 क्वेश्चन उस टॉपिक के अराउंड, उस पार्ट के आसपास के पूछे हैं, तो अनुमान लगाएगा बच्चा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा एक बार, पोल में जवाब दीजिएगा। किसी पाठ्य सामग्री में, यानी कोई कंटेंट बुक है, टेक्स्ट बुक है, में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य डैश के अंतर्गत आते हैं। यानी कोई एक स्टोरी पढ़ी, कोई मूवी देखी और आप खुद को रख रहे हैं उस कैरेक्टर की जगह पर और तब सोच रहे हैं, है ना, आप बन गए हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उस स्टोरी के जो मेन पात्र हैं आप बन गए हैं और अब आप अपने आप को सेंटर में रख के सोच रहे हैं। इस तरह के काम को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रापोलेटिव, यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। तो ये तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, इतनी लंबी कहानी लिख दी आपके लिए कि अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट होंगे तो आंसर आप मार्क कर देते हैं यहाँ पे। बोधात्मक प्रश्न, कुछ बोध करने के बारे में बात हो रही है, नहीं। पाठ विश्लेषण, एनालिसिस, भाषा विश्लेषण, कुछ नहीं कहा ऐसा कि क्या सीखा क्या बताया, कुछ नहीं, अपने आप को दूसरे की जगह रख के और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने स्टैंड पॉइंट से कहानी लिखनी है। तो एक्स्ट्रापोलेटिव यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रख करके देखना है और फिर लिखना है या उसके बारे में बताना है।
तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्स्ट्रापोलेटिव एक्टिविटीज कहते हैं, इंग्लिश में भी ये सेम ही टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भाषा कक्षा में काव्य यानी जो साहित्य है या काव्य बेसिकली पोइट्री है, उसकी जब हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज क्लासरूम में जब हम पोइट्री की बात कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये जो रेड और ग्रीन इमोजी बना बना के भेजते रहते हो आप लोग, क्या सोचते हो डर जाएगा गब्बर इससे? हैं आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर लाइक नहीं कर रहे। अरे श्यामा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार, दिल पे मत ले जाया करो। ये मैं हंसी मजाक थोड़ा माहौल बनाने के लिए कहती हूँ, लाइक से कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ, बस ये दिल की खुशी के लिए होते हैं लाइक्स। देखिएगा एक बार, देखिएगा अगर हम बात करें किसकी, किसी की बात मत करिए आप, सो जाइए, एक नींद ले लीजिए। देखिएगा अगर हम बात करते हैं भाषा कक्षा में काव्य की, तो इसमें आपके सामने चीजें आ चुकी हैं। भाषा कक्षा में काव्य यानी जब आप पोइट्री की बात कर रहे हैं तो वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। गद्य और पद्य आपको पता है, गद्य में कहानियां या साहित्य वगैरह वो होता था जो बेसिकली जिसको हम प्रोज कहते हैं, पोइट्री हम पद्य में लाते हैं। काव्य पद्य का हिस्सा है, कोई कविता है, कोई और इस तरह का जो गा के सुनाई जाने वाली चीज है जिसमें लय सुर लय ताल वाली चीजें हो। तो गद्य की तरह थोड़ी पढ़ाएंगे, स्टोरी को अलग तरह से पढ़ाया जाता है और कविता को अलग तरह से पढ़ाया जाता है। कविता तो गा गा के भी सुनाई जाती है, उसका तो वाचन अलग तरह से होता है। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। अब जरूरी थोड़े छोटे बच्चे हैं उनको तो आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानियां सुना रहे हैं, पहले ये थोड़ी बताएंगे कि किसने लिखी थी, फिर उनके बारे में कहानी सुनाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला। सी ऑप्शन है समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। बात सही है कि बच्चा समझे, उसकी सराहना करे, यानी काव्य में ब्यूटी होती है। जब आप सुनते हैं तो आपको मजा आता है, वो एक कहानी, कविता, शेर, शायरी, व्हाटएवर इट इज। तो समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए, है ना, आनंद लेने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है बात। डी ऑप्शन है कवि और कविता के बारे में अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काव्य किस लिए होता है, आप सराहना करें, आप आनंद लें उस चीज का, आप उसको एप्रिशिएट कर पाए। ठीक, तभी आप देखते हैं गीत हो गए या फिर रामायण भी जब वो गा करके पाठ के रूप में चलती है तो आपको मजे आते हैं उसमें, मतलब आप अच्छा महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं, है ना, नॉट लिटरली मजे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है बट आसान है अगर आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान, यानी जब आप एज अ लैंग्वेज टीचर बच्चों को असेस कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं उनका, विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है, तो आप बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। या करती है, क्यों, आखिर क्यों? पहला ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। आपको जस्ट टेक्निकली वोकैबुलरी उनके दिमाग में भरनी है, नहीं। शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। यह बात सही है कि आप स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी से जुड़ी हुई ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे कि बच्चे को आप होलिस्टिक रूप में, कॉम्प्रिहेंसिव रूप में, व्यापक रूप में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, जान सकें। बी ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी सी ऑप्शन देखेंगे, उनके निष्पादन के आधार पर यानी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करना, यानी बच्चों को लेबल करना कि ये बेस्ट है, ये एक्सीलेंट है, ये वीक है, ये नहीं करना होता, बच्चे को लेबल नहीं करना होता। भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के चार्ट ज्यादा से ज्यादा भर दो क्लास में, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का फुल यूज करो, ज्यादा से ज्यादा करो, ऐसा भी नहीं है। तो बी ऑप्शन सबसे बेहतर है, बच्चे की भलाई में है कि आप आकलन इसलिए करते हैं ताकि आप बच्चे को होलिस्टिकली, सर्वांगीण रूप से आकलन कर सकें उसका, और उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको बाहर लेकर के आ सकें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल। क्या पूछा है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, यानी बच्चे को जहां डिफिकल्टी महसूस हो रही है, उनके ज्ञान में रिक्तता, जहां कमी रह गई है, रिक्तता बोले तो गैप, ठीक है, और गैप बोले तो आपके दिमाग में गैप सुनते ही डायग्नोज करना आना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आनी चाहिए, है ना, ये दिमाग में बिठा लीजिए आप। डायग्नोज को हिंदी में क्या कहते हैं, अब वो बता दे तो फिर तो आप आंसर मार्क कर देंगे, है ना, आप तो फिर आंसर मार्क कर देंगे। हिंदी अगर बता दी तो ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा राहुल, जान गए हम आप सैदपुर से हैं, बहुत गलती हो रही, कोई बात नहीं, आप फिर भी नहीं हंसी, हंसने की बात तो होनी चाहिए, है? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ये कहता है जब आप पाठ्यक्रम के दौरान, जब आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सिलेबस करा रहे हैं, उस टाइम पे जो कठिनाइयां आ रही हैं बच्चों को, या जहां गैप्स हैं तथा कौशल में कमी, जो भी स्किल में उनकी वो लैक कर रहे हैं, जहां पर भी,
को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, यानी एक टेस्ट बनाया गया है ताकि आप बच्चे के गैप्स को जान सकें, तभी तो फुलफिल करेंगे। भाई पहले बच्चे की प्रॉब्लम पता होगी तब तो आप उसको ठीक करेंगे। तो इसको उपलब्धि परीक्षण नहीं कहते। उपलब्धि परीक्षण तो अचीवमेंट टेस्ट होता है जिसमें बस ये पता चलता है कि कितना अचीव किया है। जब गैप की बात हो रही है तो ये निदानात्मक परीक्षण है, यानी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी रिक्तियों का पता लगाया जाएगा। और इस डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण के बाद रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण होता है। याद रखिएगा, हमेशा पहले निदान होगा फिर उपचार किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण बाद में होगा। अगर आपको बुखार है 10 दिन से तो आप पहले टेस्ट करा के पता लगाएंगे परेशानी क्या है, बाद में उस रिपोर्ट के आधार पे आपके लिए दवाइयां लिखी जाएंगी। क्लियर बात है, ठीक है ना। ये प्रवीणता परीक्षण है कि मास्टरी कितनी हो गई है, श्रेणी परीक्षण नथिंग। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिएगा ये क्या कहता है। पोर्टफोलियो के बारे में एक क्वेश्चन आता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। 3 इडियट वाले कान खड़े करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सही नहीं है क्या पूछा है ये बताना है आपको, ये नहीं कि जो सही है। कोई कह रहा है मेरे पास भी सेम शर्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छी बात मैंने आज तक नहीं सुनी है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें किस चीज की, क्वेश्चन नंबर 14 की, अभी 15 क्वेश्चन और है, इस पे फोकस कर लो। धनंजय धन्यवाद। देखिए, ओहो हो, आज तो मैं ज्यादा ही एनर्जी में, अपने ही हाथ में चोट लगी। देखो, अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है। पोर्टफोलियो में बेसिकली बच्चे की सारी अचीवमेंट्स, उसकी सारी चीजें होती हैं जो उसके बारे में अच्छाइयां हैं, जो भी उसने स्पेशल किया है। पोर्टफोलियो जैसे आप देखते हैं कि मॉडलिंग करने के लिए लोग बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं सुंदर सुंदर, ऐसे बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें पिक्चर फॉर्मेट में या कोशिश की जाती है जो भी उसके बारे में उसकी अचीवमेंट्स हैं उन सबको एक साथ आकलित करके, संग्रहित करके रखा जाए। बेसिकली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है। हाँ, सही बात है कि बच्चा कैसे सीख रहा है उससे पता लगेगा, आपको प्रमाण मिल जाएगा उस पोर्टफोलियो फाइल में, ठीक है। यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायक है। हाँ, क्योंकि बच्चे को फीडबैक मिलेगा तो वो अपने आप में, अपने ही लिए उसको फीडबैक मिलेगा तो वो बेहतर सीखेगा इंडिपेंडेंटली। दोनों बातें सही है, बट पूछा क्या है जो सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायक करता है। यानी बच्चा अपने आप ही अपने जो लर्निंग है और अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे रेगुलेट कर पाएगा, अपनी लर्निंग प्रोसेस को दिशा दे पाएगा। सही बात है। फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है जो गलत होगा। अब ऐसा तो है नहीं, 5वां ऑप्शन तो यहाँ हो नहीं सकता, फिर भी पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। ये एक बार में नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग महीने में, अलग अलग टाइम पे, और ये अलग अलग क्लासेस में भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन है कि एक बार में नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, समय के साथ होता है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले, यानी जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। कौन सा नियम कहां से आया, नियम तो समझ नहीं पाते, कहां से आया ये समझा दो बच्चे को, चक्कर आ जाएंगे, बेचारा बेहोश हो जाएगा। बी ऑप्शन है सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। यानी नॉर्मल डिस्कशन में डिस्कस करते करते संदर्भ में आपने रूल्स भी बता दिए। हाँ, अच्छी बात लग रही है सुनने में। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, मतलब एवं जो अलग अलग रूप हो सकते हैं किसी नियम के, पहले नियम आया नहीं है बच्चों को, आप उसको और कंफ्यूज कर दो डिफरेंट चीजें बता के। उनके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए, जी नहीं। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है क्लासरूम में, बच्चे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और वहीं व्याकरण संदर्भ में, प्रसंग में, प्रासंगिक रूप से व्याकरण कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है व्याकरण, ना कि रटवाना है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आपका एक पेपर का डिस्कशन खत्म हुआ। अब आते हैं 15 क्वेश्चन और हैं। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। फटाफट से आंसर कीजिएगा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, ऑनलाइन के पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए सब कुछ सेम है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेडागोजी सेम है सबकी। जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिस पर मैं एक वीडियो अलग से बना चुकी हूं, NEP कहते हैं हम जिसको, क्या कहते हैं, NEP 2020, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डैश के अध्ययन की वकालत करती है। किसको पढ़ाने की वकालत करेगी, किसकी स्टडी की वकालत करेगी? बच्चे के भले में जो होगा वही आंसर सही है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय हो, एक्टिव हो और बच्चे की भलाई के लिए जो ऑप्शन हो, है ना। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं।
चलो ठीक बात है, तो ये तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कह ही रहा था, नहीं संस्कृत यहाँ पे जबरदस्ती जोड़ दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, क्योंकि जब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बोल दिया था तो संस्कृत वहीं आ जाती, अलग से संस्कृत क्यों देनी थी। मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषाएं। समूची विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल लग रहा है हमें, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूज किया गया है कि पाली, प्राकृत, ये वो। जब आधुनिक भारतीय भाषाएं बोलती तो वहीं पे 21 भाषाएं, आपकी 21 या 22 जितनी भी भाषाएं हैं वो वहां आ जाएंगी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में कितनी भाषाएं। 22 भाषाएं हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो 22 भाषाएं हैं उन सभी में आ जाएंगी। ठीक, तो मातृभाषा घर की भाषा मतलब मदर टंग जो घर पे बोली जाती है बच्चे के, वो होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषाएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक भारतीय भाषाएं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी होनी चाहिए, और विदेशी भाषाएं फॉरेन लैंग्वेज भी। तो इसमें सब आ गया, जो बाकी के ऑप्शंस थे उनसे ये बेहतर था डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार और पोल में जवाब दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक आता ही है। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आई है। बच्ची बिहार से, बिहार मैप में इमेजिन कीजिए, क्योंकि मैप पे भी क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में नहीं आते, ईवीएस में आते हैं। तो बिहार से मुंबई गई है, मतलब कहां बिहार है और कहां मुंबई है, नीचे की तरफ साउथ में। तो बिहार से मुंबई गई है बच्ची, ठीक। तथा वह विद्यालय में हिंदी संस्कृत, स्कूल में बच्ची हिंदी पढ़ रही है, संस्कृत पढ़ रही है, अंग्रेजी सीखती है, तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में जो भी उसके आसपास का माहौल है, जिस माहौल में वो मुंबई में रह रही है, और विद्यालय में जो बच्चे हैं उनसे वो अपने मित्रों से क्या है, मराठी भाषा को अधिग्रहित कर रही है, अर्जन कर रही है। एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन जिसको हम भाषा अर्जन कहते हैं, दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग जिसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। अधिगम मतलब पूरे तामझाम के साथ सीखना, किताबें हैं, रूल्स हैं, टीचर है, फलाना है, ये अधिगम है, लर्निंग है। अर्जन क्या है, आपने मजे मजे में अर्जित कर लिया, एक्वायर कर लिया। ऐसे आप रोड पे घूमते जा रहे थे, 4 सिक्के मिले, अलग अलग तरह के सिक्कों को आप अर्जित करते हुए जा रहे हैं, है ना। मतलब बेसिकली इकट्ठा करना, अपने एनवायरमेंट से अर्जित करना, जिसमें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपनी एनवायरमेंट से भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे आपने अपनी मदर टंग को किया होगा, मातृभाषा को अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे भैया, भाषा अर्जन कहेंगे। यही तो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी, भाई मराठी सीखना भाषा अर्जन है। स्कूल में तो मराठी नहीं सिखाई जा रही थी, बच्चे ने अपने एनवायरमेंट से, जब आप नॉम चॉम्स्की कहते हैं ऐसा कि आप अपने एनवायरमेंट से, क्योंकि आपके अंदर एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं उसको, आगे आएगा क्लासेस में, तो उसके माध्यम से बच्चा भाषा को अर्जित कर लेता है बिना किसी किताब कॉपी के। आपने भी जब अपनी मदर टंग सीखी होगी ऐसे ही सीखी होगी। अधिगम में तो फिर रूल्स चलेंगे, स्कूल में सिखाया जाता तो हम अधिगम कह देते इसको, ठीक है, लेकिन मराठी ऐसी एनवायरमेंट से सीखी है। सहारा देना मतलब स्कैफोल्डिंग, बाकी कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय, यानी कोई कंटेंट है, कोई चैप्टर है वो पढ़ रहा है, कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यानी कुछ उसको ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं जिससे वो मीनिंग मेकिंग कर पा रहा है। यह किस रूप में जाना जाएगा। इतनी सारी लाइट्स क्यों ऑन की हैं भाई, देखिएगा एक बार, आप जवाब दीजिएगा। सिर्फ ये वाली लाइट ऑन किया करो, तभी तो एक्स्ट्रा लाइट है आज। देखो एक बार, ज्यादा वाइट वाइट दिख रहा होगा इन लोग को, देखना। अगर हम बात करते हैं किसकी, किसी की तो कर ही लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाता है, आप समझाते हो, पढ़ने का मन ही नहीं करता, गलत टीचर, प्लीज, ग्रेट टीचर, मुझे लगा गलत टीचर कह रहे हो, आंसू आ जाते हैं मेरे, अभी मैं चक्कर खा के गिर जाती है यहाँ पे। रवि बक्सर, बिल्कुल, तो आप पढ़िए ना, फिर मजा आ रहा है तो पढ़ने में क्यों कमी करनी है, ठीक है, थैंक यू मनीष। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो अर्थ समझ सके। उसको अर्थ समझने में दिक्कत हो रही है तो उसको हिंट दे रहे हैं हम, ठीक, संकेत दे रहे हैं। किस रूप में जाना जाएगा इसको, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, तो सरसरी दृष्टि से पढ़ने में कहाँ संकेत देने का टाइम मिलता है ना। बारीकी से पढ़ना, अब ये बारीकी से पढ़ना भी नहीं कहेगा, ये कहेंगे हम इसको अर्थगत संकेत, मीनिंगफुल हिंट्स हैं ये, कि बच्चा अर्थ समझ सके। बाकी चीजों पे फोकस नहीं है, वो कितना डीप जा रहा है क्या, बट उसको अर्थ समझ में आ जाए, इस चीज पे यहाँ फोकस है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे, ये कुछ ज्यादा ही तेज भाग जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अगर हम कहें श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, यानी मेन थीम क्या है, मेन थॉट क्या है, अनुमान लगाना यानी प्रिडिक्ट करना,
निष्कर्ष आरेखित करना यानी कॉन्क्लूड करना, कॉन्क्लूजन या इन्फेरेंस ड्रॉ करना, सारांश यानी समरी लिखना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। किस में आएंगे, अधिगम की कौन सी प्रक्रिया में आएंगे, बताइएगा, फटाफट से बताइए। ऑफलाइन क्लास कब होगी दिल्ली में? जल्दी होगी राहुल, फ्री क्लासेस देंगे आपको सीटेट के लिए, है ना, हम कमाल करते रहते हैं। देखिएगा, फटाफट से बताइए। करियर पर क्लास हुई थी, सीटेट के बैच में नहीं हुई होगी ना, एक्स्ट्रा क्लास दी थी आपको 2 इस बार। एक बार कहो कि आप मेरी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। पढ़ाई पे फोकस नहीं है, ब्लॉक करा देंगे फिर रोते रहना है। देखो एक बार, अगर हम बात करें श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना यानी मेन थीम समझ पा रहे हैं आप, अनुमान लगा पा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं और सारांश यानी समरी लिख पा रहे हैं, तो इसको उदोन्मुखी या अधोमुखी कहेंगे, या सूचना के लिए श्रवण या सूचनात्मक श्रवण। देखो सूचना की तो यहाँ बात हुई नहीं है, यहां बात हो रही है कि पहले विचार समझ रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं और सारांश की बात कर रहे हैं, यानी अर्थ पे फोकस है। जब अर्थ पर फोकस होता है तो हम जाते हैं किधर, मतलब बेसिकली आप अर्थ को समग्र रूप में सीख रहे हैं, भाषा को समग्र रूप में सीखना कहते हैं इसको, कि आप मीनिंग यानी अर्थ निर्माण कर पा रहे हैं। ये होता है अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाओं में, ठीक है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाओं में, शायद इंग्लिश में इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उन्मुखी की, तो इसमें आपका वर्ड मीनिंग या हम कहें जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बॉटम अप जैसी अप्रोच हो जाएगी, तो वो आएगी। तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अर्थ पे फोकस है, तो अधोमुखी होगा। अगर वर्ड मीनिंग वगैरह पे होता है या छोटी छोटी चीजों पे, एक्टिविटीज पे होता है, तो ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल कहता है संज्ञाएं यानी नाउन, क्रियाएं, वर्ब, विशेषण यानी एडजेक्टिव्स, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, बताइएगा। विषय वस्तु के शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, निष्क्रिय शब्द संपदा है या सक्रिय शब्द संपदा है। सिंपल सी बात है, ये आपके सिलेबस के शब्द हैं या कंटेंट्स हैं। तो विषय वस्तु के शब्द हैं यानी कंटेंट्स ऑफ सिलेबस हैं, जो पढ़ाए जाएंगे, वो चैप्टर्स हैं। सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां सवाल कहता है संरचनाओं के बारे में ज्ञान, यानी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बने हैं इसके बारे में नॉलेज, तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना, यानी कम प्रैक्टिस यानी बेसिक प्रैक्टिस, और आपको पता चले कि स्ट्रक्चर कैसे बने हैं। तो इसको क्या कार्य विधिक कहेंगे, घोषणात्मक ज्ञान कहेंगे, व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया कहेंगे या भाषा प्रक्रियाएं कहेंगे। भाई आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता हो और आप सीमित अभ्यास में अपने शब्दों में या जैसे भी उसको वर्णित कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा। मैम मैंने कॉम्बो बैच लिया है, क्या स्पेशल बैच 5 से मैं तैयारी करूं या नहीं, क्योंकि मैंने दोनों बैच लिया हुआ है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। यार देखो, कॉम्बो बैच लिया मनीष, इसका मतलब अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेडागोजी स्पेशल में मत आइए। पेडागोजी स्पेशल डीप पेडागोजी के लिए, अगर आप पूरे देश भर में किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो D2+ है, KVS है, कोई और स्टेट का टेट है, सीटेट के लिए आप सीटेट के बैच में ही रहिए। सीटेट के लिए अगर आपने कॉम्बो ले लिया बस इनफ है। पेडागोजी सीटेट के लिए मत पढ़िएगा, पेडागोजी स्पेशल डीप बैच है, वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बड़ा सिलेबस है उसका, ठीक है। देखिएगा, संरचनाओं के बारे में ज्ञान, ये कहलाता है घोषणात्मक ज्ञान, डेक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं इसको, डेक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं। बेसिक आपको प्रैक्टिस करके और आप उस अपने शब्दों में उसको कम शब्दों में बात को कह पा रहे हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज की कोई चीज कैसे काम करती है, कोई डेफिनेशन अगर आपको बतानी है ना, या कुछ भी इस तरह का है जिसमें आपको कम शब्दों में बात कह देनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22वां सवाल ये कहता है प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत, यानी जब आप नेचुरली लैंग्वेज सीख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट से, तो इसको कैसे देखेंगे। बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन सामग्री या प्रामाणिक पठन सामग्री, यानी आप चाह रहे हैं बच्चा नेचुरली भाषा को कॉन्टेक्स्ट में सीखे। पठन सामग्री का स्रोत क्या बेस्ट होगा, जो रियल हो, जो ऑथेंटिक हो, जो जिसका कोई मतलब हो। तो ऑथेंटिक सामग्री मतलब प्रामाणिक पठन सामग्री, ऑथेंटिक मटेरियल से सिखाएंगे आप इस केस में। बाकी सारी बातें साइड हो जाएंगी क्योंकि आप नेचुरली लैंग्वेज को संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, तो कॉन्टेक्स्ट किसका होगा, आप कोई हिस्ट्री की कहानी है तो वो तो रियल है ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट है, एग्जिस्ट करता है। किसी ने अपनी मर्जी से कोई कहानी लिखी हो तो वो नहीं होगी। तो ये प्रमाणिक पठन सामग्री, इसको ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है, यानी जब आप लैंग्वेज को असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सी एक बात सही होगी, आकलन के विषय में क्या सही है।
शिक्षार्थियों की उपलब्धि यानी अचीवमेंट वो मैटर नहीं करेगी, नहीं तो आप फर्स्ट सेकंड लाने पे फोकस करेंगे। शिक्षार्थियों की व्याकरणिक ज्ञान का आकलन, यानी जो बच्चे की कौन सी ग्रामेटिकल नॉलेज है वो भी मेन नहीं होती। शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन, हाँ ये एक बार को फिर भी हो सकता है कि भैया मास्टरी कितनी है लैंग्वेज पे, यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। ये उद्देश्य नहीं है कि क्या नहीं आता है, ये है कि कितने निपुण वो हो गए हैं, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं। और कितने निपुण हुए उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या नहीं आता है, कहाँ काम करने की जरूरत है। तो सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाते हम, बच्चे की भलाई की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है। त्रुटि मतलब एरर्स, एरर्स पे एक क्वेश्चन आता ही है निश्चित रूप से, चाहे वो सीडीपी हो, बाल विकास हो, चाहे वो पेडागोजी हो। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा, ईवीएस भी करेंगे जल्दी, डोंट वरी। शुरू में पेडागोजी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बट आपसे पढ़ के सबसे ज्यादा पेडागोजी समझ में आने लगी है। बहुत बढ़िया संजीर, यही चाहिए, इसीलिए जी रहे हैं हम। क्यों खड़े हम रात को इतनी यहाँ पे, नहीं तो इतना कुछ तो करा ही दिया चैनल पे। पोल पहले आ जा रहा है, कोई बात नहीं अमित, पहले से कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी त्रुटियां या एरर्स के बारे में कौन सी बात सही है। त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि हैं। बिल्कुल सही बात है, गलतियों से टीचर और लर्नर दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, विंडो के रूप में काम करती हैं। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी के तभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए, नहीं पहले भाषा को अभिव्यक्त करने देना चाहिए उनको, बाद में त्रुटियां सुधर जाएंगी। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने का क्षेत्र है, नहीं भाई बच्चे के लिए भी है। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है। जरूरी थोड़ी है कि तभी गलतियां होंगी आपसे जब आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, पहली में भी हो सकते हैं, तो ये तो कोई नीडेड नहीं है, या ऐसा नहीं है जरूरी कि जब भी कोई गलती कर रहे हैं तो आप दूसरी भाषा की वजह से कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता यानी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे देश में, है ना, एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथी यानी जो उनके एसएसटी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मित्र हैं, पर प्रदत्त कार्य देता है या देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखनी है ना, कि हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इस पर रिपोर्ट लिखनी है, एक पोस्टर तैयार करना है, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृति, कल्चरल नॉलेज, पॉलिटी, इन सब से जुड़ी हुई अन्य पुस्तकें और दस्तावेज पढ़ने हैं। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब लैंग्वेज का टीचर है और उसमें उन्होंने एसएसटी को जोड़ दिया और एसएसटी को जोड़ के एक रिपोर्ट बनाने को कहा, एक रिपोर्ट लिखने को कहा, पोस्टर बनाने को कहा, तो ड्राइंग भी इसमें ऐड हो गई, रिपोर्ट लिखने को कहा तो राइटिंग भी इसमें ऐड हो गई। जब वो पढ़ेगा उसके बारे में तो हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी जानेगा या जानेगी बच्ची, कल्चरल नॉलेज का पता लगाएगा, पॉलिटी का पता लगाएगा, मतलब लगभग हर सब्जेक्ट में भाषा को विद्यमान कर दिया। इसको हम LAC लैक कहते हैं। लैक लाख रुपए वाला नहीं, दिस इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। हिंदी में क्या कहेंगे या आप पहचानेंगे, मैं आपको साथ में ट्रांसलेट करके इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश की भी तैयारी यहाँ साथ में हो रही है, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको बाइलिंगुअली पता होंगी चीजें। सामाजिक विज्ञान में भाषा, ये सिर्फ सामाजिक विज्ञान में नहीं है, लैंग्वेज की अपने आप में लगभग ये हर सब्जेक्ट में फैल गई है। सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य नहीं, समूची पाठ्यचर्या में भाषा, यस, दिस इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी आपके करिकुलम के अन्य सब्जेक्ट से भी जब आपने जोड़ दिया भाषा को तो ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहलाता है। भाषा लेखन का विकास जी नहीं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, पढ़िएगा एक बार, 4 क्वेश्चंस और हैं आपके। एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता है, यानी जो नियम उसको पहले से आते थे उनको वो आधार बनाता है और नए नियम सीखता है, यानी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके न्यू नॉलेज को जोड़ करके समझने की बात करता है। अच्छी बात है, मतलब अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है। संज्ञानात्मक युक्तियां हैं, मेटा कॉग्निटिव युक्तियां यानी परासंज्ञानात्मक युक्तियां हैं, आकृति आधारित हैं या सहयोगात्मक है। ना तो यहाँ हेल्प की बात हुई है ना आकृति की बात हुई है, तो या तो ये ए होगा या तो ये बी होगा। ये ऐसे एलिमिनेट करना जरूरी है ऑप्शंस को। अगर हम बात करें, एक विद्यार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता है, यानी जो उसको आता था उसको उसने यूज कर लिया। ऐसा नहीं कि कुछ प्लान किया, कुछ रिव्यू किया और समथिंग लाइक दैट, ऐसी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बात नहीं हो रही है, मेटाकॉग्निटिव नहीं है। सीडीपी से ज्यादा हार्ड है, कैसे इसका पेडागोजी सही होगा। नवाज, अभी आप पहला सेशन है ये, है ना, अगर आप किसी के 10 साल की मेहनत को या
1 साल की मेहनत को, 6 महीने की मेहनत को अपनी 2 दिन की मेहनत से कंपेयर करेंगे तो आपको खराब ही लगेगा अपने बारे में। तो जब ये पहला सेशन है हिंदी पेडागोजी का, मैंने आपको बताया कि आप लेट्स लर्न पे ही हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, या फिर आप मैराथन सेशन देख लीजिए हिंदी पेडागोजी का जो मैंने कराया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, आपके लिए चीजें ईजी हो जाएंगी। 2-4 दिन प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। पहले दिन या शुरुआत में सब कुछ मुश्किल ही लगता है ना, तो ऐसा नहीं कि उससे मुश्किल है, वो आपने पढ़ी इतने अच्छे से है, इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको इजी लगने लगी है सीडीपी। मेटाकॉग्निटिव युक्तियां, जी नहीं, इसमें संज्ञानात्मक युक्तियां हैं। ये क्या है? कॉग्निटिव स्किल्स हैं, आपके दिमाग की स्किल्स वो यूज कर रहा है, अपनी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब का इस्तेमाल किया है उसने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है, यानी जितनी उसकी लिमिटेड नॉलेज है उसके साथ वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ रही है, अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है, जो भी इसको जहां पे भी दिक्कत आ रही है वहां बड़े भाई की सहायता लेगी। तो शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास क्या कहलाएगा? इसको हम मचान कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में, इसको हम पाड़ कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में, इसको हम ढांचा कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में, और इन तीनों का एक नाम है जिसको हम स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प यानी अस्थायी मदद कहते हैं, कि जहां जरूरत पड़े हिंट, क्यूज, नॉन एग्जांपल्स, आप हाफ सॉल्व प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें। तो ये सहारा मिलना, क्योंकि वो बड़े भाई से हेल्प लेके कर रही है यहाँ जहां वो अटकती है, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अभी आप भाषा से अवगत नहीं है ना हिंदी पेडागोजी की, इसलिए आप अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? ये कहता है वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग में सहायता करता है। यानी आप शब्द कैसे बनाए जाते हैं उससे जुड़ने, उसका अर्थ क्या हो सकता है उससे जुड़ने, ठीक है ना। कुछ मत लो अनुराग, जो कराया जा रहा है उतना ले लो आप, कोई अलग से किताब मत खरीदो, सारे क्वेश्चंस यहाँ करा दिए जाएंगे। व्याकरण सीखने में, और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट के, हर मीन्स लगभग सीडीपी के, ईवीएस के, हिंदी के, इंग्लिश पेडागोजी के, और मैथ्स पेडागोजी की भी दे देंगे, कोशिश करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहो, कुछ मत खरीदो, सब मजे करो। अच्छा सना, कोई बात नहीं, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर हम बात करें वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने, प्रयोग करने की बात करें तो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है, व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है, या कार्य विधिक व्याकरण सीखना है। शब्दों की आकृति, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने, तो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है। बताएंगे आप फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, ये पहला ही दिन है, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें, है कि नहीं? देखिएगा, क्वेश्चन है वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने, यानी यूज भी कर रहे हैं आप लैंग्वेज को। तो व्याकरण सीखने में शब्दों की आकृतियां, व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, या अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है। अर्थ ग्रहण की यहाँ एज सच मेन बात नहीं हुई है, संप्रेषण यानी प्रयोग की बात हुई है, साथ में अर्थ की बात हुई है, तो यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है कुल मिलाकर के। व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, यानी एक ऐसा कार्य है जो कम्युनिकेटिव वर्क है, जिससे आप लैंग्वेज को, उस व्याकरण का इस्तेमाल भाषा में कर पाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? यानी कि आप कॉन्शियसली व्याकरण सीख रहे हैं, उसके लिए व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना तथा पृथक रूप से, देखो अलग थलग डीकॉन्टेक्स्ट करके, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड वे में नहीं पढ़ाते, व्याकरण अलग से नहीं रटवाते, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना, वह प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना, ये बेटर लग रहा है। व्याकरण पुस्तक अथवा अभ्यास से नहीं, पुस्तक और अभ्यास से नहीं रटवाते। व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा वृत्तांत और अभ्यास द्वारा नहीं। कॉन्टेक्स्ट में है बी ऑप्शन, संदर्भ में व्याकरण सिखाना सबसे बेहतर है, जिससे बच्चे बेसिकली जब आप स्टोरी सुना रहे हैं
तो वो कनेक्ट कर पाएंगे कि इसमें ग्रामेटिकल चीजें कौन सी थी। जब आप बताएंगे कि अच्छा अगर हम इसमें बात करें विशेषण की, तो ये जो लोमड़ी की चतुराई थी ये विशेषण था उसके बारे में, और लोमड़ी क्या है जो भी उसका नाम होगा वो संज्ञा थी। तो आप संदर्भ में व्याकरण सिखा रहे हैं, तो वो बेटर है बी ऑप्शन। आज के लिए आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है, यानी ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात कर रहे हैं। रचनावाद जिसमें पियाजे और वाइगोस्की बिलीव करते हैं। क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, यानी बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, रचना करता है, इसीलिए इसका नाम रचनावाद है, क्योंकि बच्चा क्या है, एक्टिव होगा यहाँ पे, है ना, बच्चा एक्टिव एक्सप्लोरर होगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी बच्चे तो यहाँ एक्टिव नहीं है, कक्षा कक्ष शिक्षण पे डिपेंडेंट है, टीचर पे डिपेंडेंट है। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सिखाई जाती है, यानी संरचनाओं में, स्ट्रक्चर्स में तोड़ के, जी नहीं। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड है ये। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, यही है, या बच्चे की भलाई में यही ऑप्शन है कि उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके आप बच्चे को एक्टिव करके सिखा सकते हैं चीजें। तो आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको कहीं समस्या आई तो वो आप बताएंगे। अगर आप सीटेट के बैच में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ये सभी टीचर्स आपके साथ जुड़ेंगे करियर ऐप पे, तो वहां आप एनरोल कर सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और कॉम्बो बैच में। इसके अलावा पेडागोजी स्पेशल, अगर आप वेस्ट बंगाल टेट से लेके छत्तीसगढ़ से लेके और कोई भी देश भर में एग्जाम है जिसकी तैयारी कर रहे हैं और डीप में पेडागोजी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो ये पेडागोजी स्पेशल बैच है। और अभी दशहरा से दिवाली तक इन पे डिस्काउंट है दोनों बैचेस पे, तो आप करियर ऐप डाउनलोड करके वहां जा सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, कहीं कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के रूप में फ्री एकदम आपको मिल जाएंगे करियर ऐप पे, ठीक है ना। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये आप बताएंगे। अदर सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर दें, कल इंग्लिश पेडागोजी करें, या क्या आप चाहते हैं वो बताइएगा, है ना, या ईवीएस पेडागोजी करें या ईवीएस करें। 20 आउट ऑफ 30, 23 आउट ऑफ 30, 24 आउट ऑफ 30। कल शायद उदय सर भी क्लास लेंगे, ओके 10 आउट ऑफ 19। चलो कोई नहीं, इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कमेंट्स में जो भी बात हो वो आप बताइएगा, दोबारा देखिएगा। कुछ भी नया होता है तो उसमें टाइम लगता है दिमाग में सेट होने में, ठीक है ना। अरे बहुत बढ़िया अनुराग। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जिनको भी सेशन पसंद आया धन्यवाद उनका, और कमेंट्स में बताइएगा कोई भी डाउट हो या कुछ भी जो भी आप चाहते हैं आगे हम करें। कल मिलेंगे 9 बजे।